बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है यह है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर से मुराद कि कैपेसिटर का जो चार्जिंग प्रोसेस है ये कैसे होता है और कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट्स के अंदर देखेंगे और कोशिश करेंगे हम इनको डिफरेंट फिगर्स के थ्रू अंडरस्टैंड करें। तो लेट्स से हम एक फिगर पे चले जाते हैं। आपके पास है फिगर नंबर 1। लेट्स से ये आपके पास एक सर्किट है। इस सर्किट में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और एक रेजिस्टर है। लेट्स से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है और रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R है। दोनों सीरीज के अंदर कनेक्टेड हैं विद सम पोटेंशियल सोर्स V0। ठीक है, लेट्स से एक टर्मिनल हम यहाँ से ले लेते हैं और इस B पॉइंट तक ले आते हैं। एक पॉइंट A आपके पास है और एक S स्विच यहाँ पे मौजूद है। अब ऐसा जो सर्किट जिसमें एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस दोनों सीरीज के अंदर कनेक्टेड हों, ऐसे सर्किट को कहते हैं RC सीरीज सर्किट। द टाइप ऑफ सर्किट इन विच a resistance having resistance R and a capacitor having capacitance C are connected in series with some potential source V0 called RC series circuit। ऐसा सर्किट जिसमें एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस R है, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है, दोनों को सीरीज के अंदर एक पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट करें तो ऐसे सर्किट को आप कहते हैं RC सीरीज सर्किट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक स्विच भी मौजूद है और ये स्विच पॉइंट A के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, पॉइंट B के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। लेट्स से फर्स्ट केस के अंदर हम इस स्विच को पॉइंट A के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब जब हम स्विच को पॉइंट A के साथ कनेक्ट करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में जो कैपेसिटर है इसकी एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है थ्रू रेजिस्टर R और एक प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो कैपेसिटर की वो प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस ग्रेजुअली कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है इसके ऊपर ग्रेजुअली नेगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे। देखें, कैपेसिटर फौरन ही जो है ये इक्विलिब्रियम को या फौरन ही जो है वो मैक्सिमम चार्ज को अटेन नहीं करेगा, बल्कि ये ग्रेजुअली चार्ज को डेवलप करता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक रेजिस्टर R भी कनेक्टेड है और ये R रेजिस्टर जो है ये सीरीज में कनेक्टेड है। ये चार्जेस के फ्लो को कंट्रोल भी कर रहा है। ठीक है, चार्जेस के फ्लो को कंट्रोल भी कर रहा है, तो ये कैपेसिटर को ग्रेजुअली चार्ज करवाएगा। तो कैपेसिटर फौरन ही चार्ज नहीं होगा, बल्कि जो ही आप इसको कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल सोर्स के साथ, स्विच को पॉइंट A के साथ कनेक्ट किया तो कैपेसिटर ग्रेजुअली चार्ज होना शुरू हो जाएगा। चार्जेस डेवलप होते जाएंगे और होते 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 एक स्टेज ऐसा आएगा कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं ये मैक्सिमम चार्ज को अटेन कर लेंगी। उस वक्त इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा और उस वक्त हम कहेंगे कैपेसिटर जो है ये फुल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, बट ये ग्रेजुअली चार्ज होगा। ठीक है, चूंकि इसके साथ एक रेजिस्टर जो R है ये सीरीज के साथ कनेक्टेड है। देखेंगे कैसे होगा कि इनिशियली जब हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, मीन एट टाइम t इक्वल टू 0। टाइम t कौन सा टाइम है? जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं तो व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो q इज इक्वल टू CV होता है। अब जब टाइम 0 होगा तो
ज़ीरो टाइम पे जो ही हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ही हमने स्विच को कनेक्ट किया उस वक्त तो कोई भी चार्ज नहीं था, एट स्टार्ट कोई भी चार्ज नहीं था, इसलिए कोई भी पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा प्लेट्स के दरमियान, तो लिहाजा V की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब है इनिशियली व्हेन T इज इक्वल टू 0 देन Q इज इक्वल टू 0। जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो टाइम उस वक्त 0 था, इनिशियल टाइम था, और उस वक्त कोई भी चार्ज जो था वो प्लेट्स के अक्रॉस डेवलप्ड नहीं था। ओके, ये स्टार्टिंग वाली सिचुएशन बन गई। अब चले, आपने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद देन क्या हुआ कि कैपेसिटर जो है ये ग्रेजुअली चार्ज होता गया। चार्ज होते 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 कुछ टाइम के बाद कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। कुछ चार्ज लेफ्ट प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कुछ चार्ज राइट प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस की फॉर्म में मौजूद होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब हम ले सकते हैं एट एनी टाइम, कोई भी टाइम हो, एट एनी टाइम द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज Q is equal to CV, where V be the instantaneous potential across the plates of the capacitor and C be the capacitance of the capacitor and Q be the instantaneous charge। तो इंस्टेंटेनियस चार्ज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन से Q इज इक्वल टू CV से। ठीक है, ये रिलेशन जो है ये हमें ये बात बताता है कि एट एनी टाइम अगर आपको पोटेंशियल नाउन है दोनों प्लेट्स के अक्रॉस, तो हम चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एट एनी टाइम द इंस्टेंटेनियस चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला Q इज इक्वल टू CV। या चलें, आपको चार्ज पता है तो आप इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, चूँकि हमें कैपेसिटेंस पता है। तो द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड इफ चार्ज इज नाउन बाय द फॉलोइंग फार्मूला V इज इक्वल टू Q बाय C। ठीक है, इसी इक्वेशन को अरेंज किया तो आपने V की वैल्यू भी निकाल ली। अगर Q नाउन हो तो V निकाल लेंगे, अगर V नाउन हो तो Q निकाल लेंगे। कैपेसिटेंस नाउन है जो कि हमने कैपेसिटर सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया हुआ है। ओके, तो ये इंस्टेंटेनियस सिचुएशन आ गई, एट एनी टाइम के ऊपर आ गया। अब हम चलते हैं फाइनल टाइम के ऊपर। यानी देखें, हमने कैपेसिटर को स्टार्टिंग पे जब हमने स्विच को A के साथ कनेक्ट किया था तो उस वक्त इसने स्टार्टिंग पे तो कोई चार्ज डेवलप नहीं किया था। जब टाइम गुजरता गया, गुजरते 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 ये क्या करता गया, चार्ज को गेन करता गया। जो जो पोटेंशियल बढ़ती गई चार्ज भी बढ़ता गया। बढ़ते 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 एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज को गेन कर लेगा। उसको हम क्या कह देते हैं, फाइनल टाइम कह देते हैं। तो फाइनल सिचुएशन क्या है, फाइनली Q नॉट इज इक्वल टू CV नॉट। यहाँ पे मैं Q नॉट मैक्सिमम चार्ज को कह रहा हूँ। मैक्सिमम चार्ज से मुराद वो अमाउंट चार्ज की, वो मैक्सिमम अमाउंट जो कि कैपेसिटर स्टोर कर सकता है, उसको हम Q नॉट कह रहे हैं। तो Q नॉट बराबर होगा CV नॉट के, वेयर V नॉट बी द मैक्सिमम वोल्टेज या वोल्टेज ऑफ द सोर्स भी कह सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटर पे इतनी वोल्टेज आ सकती है, तो ये चार्ज जो है ये क्या होगा, ये मैक्सिमम चार्ज होगा जो कि कैपेसिटर स्टोर करेगा। वेयर Q नॉट बी द मैक्सिमम चार्ज, V नॉट बी द मैक्सिमम पोटेंशियल। तो देखें, तीन सिचुएशन आ गई। स्टार्टिंग पे टाइम 0 था, स्टार्टिंग पे चार्ज भी 0 है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू चार्ज की ये है Q इज इक्वल टू CV। V इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल है, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल को निकाल सकते हैं अगर इंस्टेंटेनियस चार्ज पता हो। बहरहाल जो फाइनल चार्ज है यानी मैक्सिमम चार्ज है वो आपके पास आ जाता है CV नॉट, वेयर V नॉट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल। पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई तो चार्ज भी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब है कि अब कैपेसिटर ने मैक्सिमम चार्ज को गेन कर लिया। ये फाइनल टाइम है। ठीक है, फाइनल सिचुएशन है कैपेसिटर की। अब हम चलते हैं इसको ग्राफिकली समझते हैं कि ग्राफिकल ये सिचुएशन कैसे बनेगी, फिर हम अगले पॉइंट पे आएंगे। तो ग्राफिकली देखें तो आपके पास इसी फिगर के साथ ये इसका ग्राफ B बना हुआ है। लेट्स से
हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम प्लाट कर लेते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम चार्ज को प्लाट कर देते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम है, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है, चार्ज है। इनिशियली व्हेन t is equal to 0, then q also equal to 0, ग्राफ will start from origin। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब जो जो टाइम बढ़ता जाएगा तो साथ साथ क्या होता जाएगा, चार्ज भी बढ़ता जाएगा। बढ़ते 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 लेट से कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले लेते हैं इस कर्व पे, ये ब्लू वाली जो कर्व है इस पे मैं चल रहा हूँ। कोई भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट हो, लेट से ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू होगी Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, V इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल है, और करते 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 मैक्सिमम जो चार्ज है वो यहाँ तक आ जाएगा, Q नॉट इज इक्वल टू CV नॉट। इससे आगे बेशक टाइम बढ़ता रहे, चार्ज यहाँ तक ही रहेगा। तो इससे आगे जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन को अप्रोच कर जाएगी, इक्विलिब्रियम वैल्यू को अप्रोच कर जाएगा चार्ज। तो आपके पास ये कर्व इंक्रीज कर रही है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ चार्ज भी बढ़ता जाएगा, और बढ़ते 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 जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो उस वक्त क्या होगा कि ये अपने इक्विलिब्रियम की वैल्यू को एस्टेब्लिश कर लेगा। ठीक है, अब जो चार्जिंग टाइम है, चार्जिंग टाइम से क्या मुराद है, द टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज कैपेसिटर कंप्लीटली। ठीक है, ऐसा टाइम जिसमें कैपेसिटर को कंप्लीटली चार्ज कर सकते हैं, इस टाइम को कहते हैं चार्जिंग टाइम। ठीक है, चार्जिंग टाइम से क्या मुराद है, वो टाइम जिसके अंदर कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो उसको कहते हैं चार्जिंग टाइम। और ये जो चार्जिंग टाइम है ये डिपेंड करता है द प्रोडक्ट ऑफ आरसी के ऊपर। ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आर की वैल्यू लार्ज कर दें तो चार्ज लिमिटाइज हो जाएंगे, चार्जेस स्लोली गुजरेंगे तो टाइम ज़्यादा ले जाएंगे। इसका मतलब है कि चार्जिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दें, और इसके बाद जो कैपेसिटेंस है अगर ये ज़्यादा हो, यानी एबिलिटी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटर के पास ज़्यादा हो, तो वो चार्जेस को कलेक्ट करते हुए भी ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो इस सी पे भी क्या करती है, ये डिपेंड करता है। ठीक हो गया, तो ये बहरहाल चार्जिंग टाइम था। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक इम्पॉर्टेंट जो टर्म है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं, और वो इम्पॉर्टेंट टर्म है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट से क्या मुराद है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टाइम कांस्टेंट, इसको देखते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड बाय कैपेसिटर टू 0.36 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज Q नॉट। क्या कहता है कि वो टाइम जिसमें कोई भी कैपेसिटर क्या करे, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू 0.63 है, 0.63 टाइम्स टू द इक्विलिब्रियम चार्ज Q नॉट, कि वो टाइम जिसमें कोई भी कैपेसिटर 0.63 टाइम्स इक्विलिब्रियम चार्ज का गेन कर जाता है, उसको आप टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल दे के समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटर है जो कि 100 कॉलम के चार्ज को स्टोर कर सकता है। कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, 100 कॉलम का। अब मैक्सिमम वैल्यू है 100 कॉलम, हम कहते हैं कितना होना चाहिए, 0.63 टाइम्स, यानी 63%, दूसरे अल्फाज में कह दें 63% चार्ज। तो 63% चार्ज कितना बनता है, यानी 63 कॉलम। तो वो टाइम जिसमें कैपेसिटर 63 कॉलम चार्ज गेन करेगा उस टाइम को टाइम कांस्टेंट कहेंगे। चार्जिंग टाइम तो अलग है, टाइम कांस्टेंट अलग है। चार्जिंग टाइम तो वो है जिसमें ये कंप्लीटली इक्विलिब्रियम चार्ज को गेन करेगा, यानी Q नॉट मैक्सिमम चार्ज को गेन करेगा। लेकिन टाइम कांस्टेंट वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें वो इक्विलिब्रियम चार्ज का 0.63 टाइम गेन करता है। कितना गेन करता है, 0.63 टाइम। ठीक है, यानी
63% गेन करता है, ये भी आप कह सकते हैं। और टाइम कांस्टेंट मैथमेटिकली लिखा जाता है टी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आर सी। ठीक है, अब अगर ग्राफिकली हम देखें तो टाइम कांस्टेंट किस पॉइंट के ऊपर बनता है, अगेन ग्राफ पे आ जाते हैं, फिगर के साथ ग्राफ मौजूद है। तो देखेंगे यहाँ पे चार्ज कितना है, 0। यहाँ टॉप पे चार्ज है क्यू नॉट, मैक्सिमम वैल्यू है चार्ज की, क्यू नॉट है 0, और ये इक्विलिब्रियम वैल्यू है। इनके सेंटर पे आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, और यहाँ पे कहीं ऊपर से आ जाएं 1 2 3। ठीक है, तो आपके पास ये वाला जो सेंट्रल पॉइंट है ये 0.5 को शो कर रहा है, यानी आधा। अगर इसको मैं 1 ट्रीट कर लूँ ना, मैक्सिमम वैल्यू यानी Q है, ये Q/2 है, आधा चार्ज। ठीक है, ये आपके पास 0 है। ठीक है, ये 0.5 टाइम है चार्ज का। ये अगर Q है तो ये Q का 0.5 टाइम है इस पॉइंट के ऊपर, तो कहीं 0.63 टाइम इस जगह पे बनता है। तो चलें इसके बराबर आ जाते हैं। इसके बराबर आपके पास ये पॉइंट बना, और इस पॉइंट के बराबर नीचे आ गए तो इस पॉइंट तक आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन बना यहाँ से यहाँ तक, इस टाइम ड्यूरेशन को T कहेंगे, यानी टाइम कांस्टेंट कहेंगे, और ये टाइम कांस्टेंट R और C के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो इसका जो टाइम कांस्टेंट है, ये जो ब्लू वाली कर्व है, इसका टाइम कांस्टेंट यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका टाइम कांस्टेंट स्मॉल है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू छोटी है। चलो, अगर आपके पास कोई और सर्किट होता है, आप कैपेसिटर को चेंज कर दें, आप रेजिस्टेंस को चेंज कर दें, फर्ज कर लें आपके पास किसी और आरसी सीरीज सर्किट के लिए ये कर्व बन गई, ये वाली। इसमें देखें 0.63 से आगे चले जाएं, इस पॉइंट पे आके कट करेगी, इससे बराबर नीचे आ जाएं यहाँ तक। अब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी T इज इक्वल टू आर सी, ये इस नए वाले सर्किट का आर सी है, तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा इसको आप क्या कहेंगे, टाइम कांस्टेंट कहेंगे। तो देखें इसका टाइम कांस्टेंट यहाँ से लेके यहाँ तक लार्ज वैल्यू रखता है। इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम चार्ज को गेन करते हुए भी ज़्यादा टाइम ले रहा है। देखें कहीं आगे जाके ये कर्व बाद में जाके कहीं मीट करेगी, स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट होगी। तो टाइम कांस्टेंट भी इसका क्या है, लार्ज है। इट मीन्स कि स्मॉल वैल्यू ऑफ आर सी इंडिकेट्स द स्मॉल टाइम कांस्टेंट एंड लार्ज वैल्यू ऑफ आर सी इंडिकेट्स द लार्ज टाइम कांस्टेंट। इसका मतलब है कि आर सी का प्रोडक्ट अगर स्मॉल हो तो जो कैपेसिटर है ये जल्दी चार्ज हो जाएगा, चार्जिंग टाइम कम हो जाएगा। और अगर आर सी का प्रोडक्ट लार्ज वैल्यू रखता हो तो इसका जो टाइम कांस्टेंट है ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये चार्जिंग प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, चार्जिंग प्रोसेस में क्या करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। इधर से आपने जो कंसेप्ट समझा था वो ये था कि आर की वैल्यू ज़्यादा रख दें तो चार्जेस लिमिटाइज हो जाएंगे, स्लोली गुजरेंगे तो टाइम ज़्यादा ले जाएगा। और कैपेसिटेंस जितनी बड़ी रखेंगे, चार्ज पार्टिकल्स कलेक्ट होते हुए उतना ज़्यादा टाइम लेंगे। ठीक है, कैपेसिटर उतने ज़्यादा टाइम तक चार्जेस को स्टोर करता जाएगा, तो ऐसे स्टेट में भी जो टाइम कांस्टेंट है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले वाली कर्व जो ब्लू है ये स्मॉल वैल्यू ऑफ आरसी को शो कर रही है, दूसरे वाली जो कर्व है ये लार्ज वैल्यू ऑफ आरसी को शो कर रही है। ठीक है, तो आपके पास ये जो है ये सारे का सारा क्या था, ये चार्जिंग प्रोसेस था। तो इस मेथड से आप क्या करते हैं, आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। ठीक हो गया, हम यहाँ तक पहुँचे थे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है वो है डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कैसे होती है। अगेन फिगर कंसीडर कर लेते हैं। आपके पास यही फिगर है, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस सी, रेजिस्टर, रेजिस्टेंस आर, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे पोटेंशियल सोर्स था, इधर स्विच है, इधर ए और बी दोनों पॉइंट से। चार्जिंग प्रोसेस में आपने स्विच को ए पॉइंट के साथ कनेक्ट किया था। अब हम देख रहे हैं डिस्चार्जिंग प्रोसेस। तो स्विच को पॉइंट ए से निकाल देना है, पॉइंट बी के साथ लगा देना है, पॉइंट बी के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। पॉइंट बी के साथ जब आप इसको कनेक्ट करेंगे
तो अब देखिएगा ज़रा, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस हायर पोटेंशियल से चलना शुरू करेंगे और यहाँ से ट्रैवल करते करते इस रास्ते से होते हुए यहाँ नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करते जाएंगे और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस शुरू होता जाएगा। अब जो डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग भी दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगी। एक डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज कर दें, चार्जेस लिमिटाइज हो जाएंगे, यहाँ से फ्लो करते हुए क्या करेंगे, लिमिटाइज होते जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से गुजरते गुजरते जब नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेंगे, फ्लो कट होता जाएगा। फ्लो के कट होने से ये लॉन्ग टाइम तक डिस्चार्ज होते रहेंगे। इसका मतलब है डिस्चार्जिंग जो टाइम है ये भी आर पे डिपेंड करता है। आर की वैल्यू स्मॉल हो तो चार्जेस जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे, आर की वैल्यू लार्ज हो तो चार्जेस स्लोली डिस्चार्ज होते जाएंगे। अब सी की वैल्यू, अगर सी की वैल्यू स्मॉल हो, ठीक है, कम चार्ज कलेक्ट किया होगा कैपेसिटर ने, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर सी की वैल्यू लार्ज हो तो चार्जेस स्लोली डिस्चार्ज होंगे तो ज़्यादा टाइम ले जाएंगे। ठीक है, आपके पास क्या है देखें, ग्राफिकली देखें तो ये इक्विलिब्रियम चार्ज है, क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है। तो चलें डिस्चार्जिंग प्रोसेस देख लेते हैं, जिसकी वैल्यू आरसी की वैल्यू जिस सर्किट के लिए क्या होगी, स्मॉल होगी, वो सर्किट जल्दी डिस्चार्ज होके चार्जेस को क्या कर जाएगा, जीरो पे ले आएगा, चार्जेस जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और वो सर्किट जिसमें आरसी की वैल्यू लार्ज होगी वो स्लोली डिस्चार्ज होगा और लॉन्ग टाइम तक चार्जेस को क्या करता रहेगा, फ्लो करवाता रहेगा और फाइनली ये चार्जेस क्या हो जाएंगे, लॉन्ग टाइम के बाद मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास दोनों कर्व्स हैं। ब्लू कर्व इंडिकेट कर रही है स्मॉल वैल्यू ऑफ आरसी, जिसका टाइम कांस्टेंट स्मॉल था। चार्जिंग प्रोसेस में उसने टाइम कम लिया और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में भी कम टाइम लेगा। और वो सर्किट जो चार्जिंग प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लेता है, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में भी ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिवाइस है और वो डिवाइस लेट से इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रही है। अब उसके अंदर मैं लगा देता हूँ एक आरसी सीरीज सर्किट लगा देता हूँ। अब होगा ये कि लेट से लाइट फ्लैक्चुएट कर रही है, लाइट 2 सेकंड तक ऑफ हुई और 2 सेकंड के बाद फिर ऑन हो गई। अब वो डिवाइस क्या करेगी, वो डिवाइस ऑफ हो जाएगी, ऑफ होने के बाद फिर ऑन होगी। लेकिन अगर मैं एक ऐसा आरसी सर्किट उसके अंदर लगा दूं जो कि लाइट के होते हुए 5 सेकंड के अंदर चार्ज हो जाए और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में भी 5 सेकंड का ड्यूरेशन ले, चार्जिंग प्रोसेस में कितना टाइम ले, 5 सेकंड का, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में भी 5 सेकंड का टाइम ले। तो चलें, लाइट जब कंटिन्यूसली थी वो आरसी सर्किट चार्ज हो गया, कंटिन्यूसली चलते 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 दरमियान में कहीं लाइट 2 सेकंड के लिए गायब हुई, फिर लाइट ऑन हो गई। उन 2 सेकंड के अंदर जो लगा हुआ आरसी सर्किट है वो उसको क्या करेगा, वो एनर्जी सप्लाई करता रहेगा और 2 सेकंड के बाद लाइट जब फिर ऑन हो जाएगी तो आरसी सर्किट फिर से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा, डिवाइस आपकी कंटिन्यूसली चलेगी, डिवाइस तक फ्लैक्चुएशन नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लैक्चुएशन थी वो फ्लैक्चुएशन डिवाइस तक नहीं पहुंची। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फ्लैक्चुएशन से बचाने के लिए हम आरसी सीरीज सर्किट जो है ये यूज़ करते हैं, ताकि फ्लैक्चुएशन के दौरान जो आरसी सीरीज सर्किट है ये क्या करे, ये कंटिन्यूसली चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस में डिवाइस को स्मूथली चलाए, डिवाइस तक फ्लैक्चुएशंस को ना बचाए। इसी तरह से आरसी जो सीरीज सर्किट्स हैं ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर लगाए जाते हैं। बहुत सारी जो आपके पास डेली लाइफ के अंदर एप्लीकेशंस है वहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे जो ऑटोमेटिक गेट्स हैं जिनके करीब आप चलते हुए जाते हैं और ख़ुद ब खुद वो गेट्स कुछ टाइम तक ओपन हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। बेसिकली वहाँ पे एक आरसी सीरीज सर्किट लगा होता है
जो कि कुछ टाइम के लिए ऑन होता है, और जब तक वो ऑन होगा तो गेट को ओपन कर देगा, और जो ही आप वहाँ से गुजरेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये फिर से क्या होगा कि ये ऑन होगा और इसको क्या करेगा, वापस क्लोज कर देगा। ठीक है, तो बहरहाल वहाँ पे कुछ सेंसर्स भी मौजूद होते हैं जो आपकी प्रेजेंस को चेक कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो कंपोनेंट है जिसके ज़रिए एक रेगुलर टाइम के बाद एक रेगुलर ड्यूरेशन तक इलेक्ट्रिसिटी को दिया जाता है, वो आरसी सीरीज सर्किट ही है। इसी तरह से गाड़ी के वाइपर्स देख लें, जो वाइपर्स एक रेगुलर टाइम के बाद जो है वो फ्लिप करते रहते हैं। ठीक है, बार बार एक लेट से आरसी सीरीज सर्किट है, वो एक टाइम चार्ज होता रहेगा। चार्जिंग के बाद जब डिस्चार्जिंग टाइम आएगा उनको एक दफ़ा रोटेट कराएगा। रोटेट कराने के बाद क्या करेगा, डिस्चार्ज कम्प्लीटली हो जाएगा। अगले सर्कल में दोबारा से चार्ज होता जाएगा, और फिर से डिस्चार्जिंग में उसको अगला राउंड देगा। अगले राउंड के बाद फिर से चार्जिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान वो वाइपर्स को कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करता रहता है। ठीक है, तो ये एक इसका भी एप्लीकेशन है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपके पास जो T इज़ इक्वल टू RC था, यानी हमने टाइम कांस्टेंट को डिफाइन किया था कि द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड अ टाइम कांस्टेंट। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि द टाइम कांस्टेंट फॉर अ सीरीज RC सर्किट is T is equal to RC. Verify an ohms time farad is equal to the second. देखें, T is equal to RC है, टाइम कांस्टेंट इक्वल टू RC। R की यूनिट होती है ओहम, C की यूनिट होती है फैरेड, इज इक्वल टू टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो क्वेश्चन ये दिया जा सकता है कि आप शो करें कि ओहम्स टाइम फैरेड इज इक्वल टू सेकेंड है। ओहम्स मल्टीप्लाई बाय फैरेड इज इक्वल टू सेकेंड, यानी टाइम की यूनिट बनती है। दोनों यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें तो टाइम की यूनिट बनती है। तो देखेंगे बाय ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR। बाय डेफिनेशन ऑफ करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। I इज इक्वल टू Q बाई T। I की जगह पे Q बाई T पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब आपके पास क्या है देखेंगे, Q इज इक्वल टू CV है। यहाँ से C को निकालें तो ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई V, और इसको इन्वर्ट करें, V ऊपर ले जाएं, Q नीचे ले आए तो ये 1/C बनेगा। ये वैल्यू याद रखनी है, यानी V बाई Q यहाँ पे 1/C के इक्वल बनता है। तो देखें ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको R को हमने इधर ही रखा और T जाके इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, Q जाके इधर डिवाइड करवा दिया, VT डिवाइडेड बाई Q बन गया। और देखें इधर V बाई Q है, ये 1/C के इक्वल है, तो T को एज इट इज रखा, V बाई Q की जगह 1/C राइट किया, तो ये C डिनोमिनेटर में था, इधर लाके मल्टीप्लाई हो गया, तो RC इज इक्वल टू T आ गया। सो वी कैन से दैट ओहम्स टाइम फैरेड इज इक्वल टू सेकेंड। ओके, तो ये आप इस तरह से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, RC का प्रोडक्ट लिया तो ये किसके इक्वल आता है, ये बेसिकली टाइम की यूनिट के इक्वल ही आता है। तो यहाँ तक हम आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। लेक्चर्स हमारे तमाम कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स देखने हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।